हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग एटम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं या किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्लस कुछ प्रॉब्लम्स इसमें एनसीईआरटी की भी हैं। तो देख लीजिए, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष हमको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड बेरिलियम। ठीक है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि कौन सी स्टेट, ठीक है, विच स्टेट ऑफ ट्रिपली आयनाइज्ड, विच स्टेट, पता नहीं कौन सी स्टेट, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, कौन सी स्टेट बेरिलियम B+3 की, ठीक है, ऐसी होगी, हैज़ द सेम ऑर्बिटल रेडियस, जिसकी रेडियस, ठीक है, बेरिलियम की कौन सी स्टेट ऐसी होगी जिसकी रेडियस जो है वो वही हो जो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की रेडियस है। बच्चों, बात समझ रहे हो? सपोज कर लो कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की ऑर्बिट्स हैं इस तरीके से। अब हाइड्रोजन की ग्राउंड ऑर्बिट तो यही हो गई पहले वाली, है ना? तो ये ग्राउंड ऑर्बिट, सपोज करो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस है। तो ये कह रहा है कि इसकी ग्राउंड स्टेट की और B+3 की कौन सी ऑर्बिट होगी ऐसी, है ना? कौन सी ऑर्बिट होगी कि ऐसी कि जो रेडियस इसकी हो वही रेडियस इसकी हो। ठीक है ना? तो बेरिलियम की कौन सी ऑर्बिट ऐसी होगी जिसकी रेडियस हाइड्रोजन में ग्राउंड ऑर्बिट की रेडियस के बराबर होगी? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला सबसे पहले बताता हूँ कि रेडियस हम जो लिखते हैं nth ऑर्बिट के लिए वो क्या लिखते हैं कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर m के Z e⁻², है ना, ई स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, मैं दोनों तरफ क्या, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम बताई गई है, ऑर्बिट पता नहीं कौन कौन सी होंगी, रेडियस लेकिन दोनों के लिए सेम बताई गई है। तो मैं यहाँ पर Be बेरिलियम+3, है ना, और हाइड्रोजन की रेडियस तो सेम बता रहा हूँ, आर जो है वो दोनों का कैसा है, एक जैसा है। ठीक है, तो जब आर एक जैसा होगा तो ध्यान से देखो बच्चों, एच दोनों में ही आएगा क्योंकि ये रेडियस का फॉर्मूला है ना, प्लांक कांस्टेंट दोनों में इन्वॉल्व होगा। तो इसको काट दो, यहीं पे काट दो क्योंकि वहां कटेंगे, सच्चा ही काट दो। 4 पाई स्क्वायर भी दोनों में इन्वॉल्व होगा, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में इन्वॉल्व होगा, के की जो वैल्यू आप लोग पढ़ते थे, है ना, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ वो भी कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज भी कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं, ऑर्बिट्स दोनों की अलग अलग होंगी, और जो एटॉमिक नंबर है वो भी दोनों का अलग अलग होगा। तो रेडियस जो है वो सीधे सीधे किससे जुड़ गई है? रेडियस हमारी सीधे सीधे जुड़ गई है n² से। तो मैं यहाँ पर भी बच्चों n² लिख लूँगा और इधर भी मैं n² लिखूँगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये बेरिलियम+3 की है ट्रिपली आयनाइज्ड एटम के लिए, और ये जो है ये किसके लिए? वो हाइड्रोजन के लिए, है ना, किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब एक बात सुनो आप लोग कि बेरिलियम+3, है ना, Be का जो हमारा एटॉमिक नंबर है, अब क्योंकि ऑर्बिट तो हमें पता नहीं है तो n² कर लो, है ना, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 4। ठीक है, ध्यान रखना Z का स्क्वायर नहीं है, केवल n का स्क्वायर है। तो Z जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा Be+3 के लिए? 4, है ना। और हाइड्रोजन की तो ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, तो n बराबर, भाई ग्राउंड स्टेट क्या होती है? सबसे पहली स्टेट, तो n बराबर 1 रख लेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है? 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 और ये भी 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? n बराबर +2। समझ गए? तो ध्यान से देखो, बेरिलियम की जो सेकंड स्टेट है, ठीक है, बेरिलियम की जो सेकंड स्टेट है, मतलब ये पहली ग्राउंड हो गई, ग्राउंड हो गई। ठीक है, n बराबर 2 आ गया, n बराबर 2 का मतलब फर्स्ट स्टेट। n बराबर 1 को अपन क्या लिखेंगे? ग्राउंड स्टेट, और n बराबर 2 को क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेट। ठीक है, तो Be+3 का, सपोज करो Be+3 का एटम है ये, ठीक है, ये हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट और ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेट n बराबर 2 के लिए। तो इसकी रेडियस जो है हाइड्रोजन के जो ग्राउंड रेडियस के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑर्बिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको?
ऑर्बिट की वैल्यू आ गई n बराबर 2, सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है ना, n बराबर 2। और अगर जो है एनर्जी स्टेट के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट होगी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको अपन लोग देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेवल ऑफ डबल आयनाइज्ड लिथियम, ठीक है, विच लेवल ऑफ डबल आयनाइज्ड लिथियम, लिथियम की, ठीक है, डबल आयनाइज्ड लिथियम का कौन सी स्टेट ऐसी होगी, ठीक है, कौन सा एनर्जी लेवल ऐसा होगा, ठीक है, जो कि सेम होगा हाइड्रोजन की एनर्जी लेवल के जब उसका व्यवहार ग्राउंड स्टेट में होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, है ना, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लिथियम की कौन सी स्टेट की एनर्जी के बराबर होगी। मतलब यहाँ पर भी सीधा सीधा आपसे n पुछवा दिया है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि फॉर्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे कि E इज इक्वल टू हो जाएगा 2π², ठीक है, 2π² हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा mk² e⁴, ठीक है, और अपॉन में हो जाएगा h², इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में लिख लेंगे z²/n², ठीक है ना, z²/n², ये n² है बच्चों, ठीक है, ये n है, ये h है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहाँ पर बता देंगे। देखो एनर्जी दोनों की सेम बता दी गई है, बस ऑर्बिट पूछी गई है। तो Li+2 की एनर्जी मैं यहाँ पर लिख लूँगा, Li+2 की एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी इसकी हो गई, और ये बराबर होगी किसके, हाइड्रोजन की एनर्जी के, है ना, ये हाइड्रोजन की एनर्जी के बराबर होगी। अब एक बात सुनो आप लोग कि देखो फिर से वही बात, दोनों जगह एनर्जी लिखोगे अगर तो 2π² तो कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है, दोनों में ही आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k² कांस्टेंट, e⁴ कांस्टेंट, है ना, और इधर जो है वो है h², ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या चीज़ कांस्टेंट नहीं है दोनों की, एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग हैं और ऑर्बिट्स भी दोनों की अलग अलग पूछी गई हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की ग्राउंड ऑर्बिट बताइए और Li की कौन सी ऑर्बिट है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला जो बनेगा, एनर्जी की डिपेंडेंसी सीधे सीधे किसके साथ जुड़ेगी, z/n के होल स्क्वायर के साथ, ठीक है ना, z/n के होल स्क्वायर के साथ, या सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं z²/n² के साथ, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, कि एनर्जी जो है वो हमारी सीधे सीधे लिंक्ड हो जाएगी z²/n²। तो मैं इसके नीचे भी z²/n² लिखूंगा और इसके नीचे भी z²/n² लिखूंगा। लेकिन समस्या ये है कि ये Li+2 के लिए है और ये किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए। अब Li+2 की कौन सी ऑर्बिट, हमें नहीं मालूम कौन सी ऑर्बिट। Li+2 का भाई जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, 9 हो जाएगा, n² मुझे पता नहीं। और सुनो, हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और हाइड्रोजन की जो ग्राउंड रेडियस, ग्राउंड ऑर्बिट है उसके लिए n बराबर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये हाइड्रोजन के लिए आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और ये आ जाएगा n², और यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा सीधे सीधे n बराबर 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ Li+2 की जो हमारी n बराबर 3, यानी कि ये बोली जाएगी ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट की जो हमारी रेडियस है, ठीक है, Li+2 के लिए वो बराबर होगी ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी के लिए, ठीक है ना। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अ फोटोन ऑफ एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटोन पर साहब इतनी एनर्जी जो है वो कैरी करता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज एज एब्जॉर्ब बाय एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो एनर्जी है ये किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त की जाती है। फोटोन एक एनर्जी पार्टिकल है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, ये लाइट से आने वाला पार्टिकल है और इसके पास जो एनर्जी होगी प्लैंक के अनुसार E बराबर h होगी, और ये जो फोटोन की एनर्जी का जो वैल्यू है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जब फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पर गिरेगा या इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को एब्जॉर्व किया है, ठीक है, उसके बाद क्या क्या कहा गया है, इन ग्राउंड स्टेट।
ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है और वो इलेक्ट्रॉन किसका है, वो हाइड्रोजन एटम का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के जो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसके द्वारा, ठीक है, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई है, ली गई है। और ये एनर्जी ली कहाँ से गई है, ये एनर्जी फोटोन ने दी है इलेक्ट्रॉन को, उस इलेक्ट्रॉन को जो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसका एनर्जी लेवल क्या होगा। ठीक है, द एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये साफ साफ उसने पूछा व्हाट विल बी द एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल क्या होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल का क्या होगा और ये कहाँ तक जो है वो पहुँच जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं सीधे सीधे कि देखो हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या है, हमें नहीं पता एनर्जी लेवल क्या है, वो हम नहीं जानते। लेकिन इसने जो ग्राउंड स्टेट में जो कहा है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इसने कहा है, देखो मैं बना भी देता हूँ यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई n=1, ये n=2 और ये n=3, ये चलती चली जाएंगी। अब ये कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी लेवल है वो इतना है, मतलब यहाँ पर क्या लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं E1, है ना, E1 कितना है, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही ना बच्चों, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक बात सुनो ध्यान से, अब ये कह रहा है कि इसने जो है इस इलेक्ट्रॉन ने कोई रेडिएशन लिया फोटोन का, और रेडिएशन लेने के बाद ये जो है किसी और ऑर्बिट में चला गया। इस ये जो एनर्जी इसने ली है वो 12.09 की एनर्जी ली है, ये ध्यान रखना, और ये किसी और ऑर्बिट में चला गया, हमको नहीं पता किस और ऑर्बिट में चला गया। n=3 पे नहीं पहुंचा है, हो सकता है कहीं और भी पहुंच सकता है ये, ठीक है ना। तो चलो अब एक बात सुनो ध्यान से आप लोग, जब ये एनर्जी रिसीव करेगा तो हायर ऑर्बिट में जाएगा, है ना, जब ये एनर्जी लूज करेगा तो लोअर ऑर्बिट में आएगा। तो जब ये एनर्जी रिसीव करेगा तो देखो सपोज करो कि 2 मिनट को मान लो कि n=3 में गया, है ना, कहाँ गया, n=3 में, 2 मिनट को मान लो कि n=3 में गया और आया कहाँ से, n=1 से। तो डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, डिफरेंस लिखा जाएगा E3, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे E3 माइनस का E1, इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अभी तो हम मान रहे हैं कि वो एनवी स्टेट में गया है ना, एनवी स्टेट में गया है, तो मैं उसको लिखूंगा En, और कहाँ से गया है, E1 से गया है ना, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, ये इक्वेशन हो जाएगी h न्यू के बराबर। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या काम करेंगे, उसके बाद इस En की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे कि En इज इक्वल टू जो है वो हमको मिलेगा E1, हम उधर ले चलते हैं तो h न्यू प्लस का E1। E1 हमारी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है ना, E1 हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है। और ध्यान से देखो ये जो एनर्जी, ठीक है, ये जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हमारी है E1, ये कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, ध्यान रखना। तो और एच न्यू क्या है, एच न्यू जो एनर्जी मिली है, ठीक है, क्या मिली है, एच न्यू एनर्जी जो मिली है, तो मिली जो है एनर्जी वो है 12.09। तो 12.09 में आप लोग रख दीजिए, ऐड कर दीजिए E1, ठीक है, तो E1 मतलब माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ध्यान से देखो, सीधी सीधी बात है, देखो एक तो एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन के पास, दूसरा हमें ये देखना है कि कितनी उसे एनर्जी मिल रही है, ठीक है, फिर दोनों का हम लोग एल्जेब्रिक सम करेंगे और देखेंगे कि फाइनली उसके पास क्या एनर्जी आई है। तो पहले उसके पास कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, उसके बाद उसे दी कितनी गई है, 12.09, इस एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो किसी और रेडियस में चला जाएगा, तो वही हमको जो कैलकुलेट करना है। अब बच्चों इनको आप जोड़ लीजिए, 12.09 को और 13.6 को जब आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा 9 और 6 15 हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं तो जीरो मान लूँ, ठीक है, तो जब मैं 12.09 को 13.60 के साथ ऐड करूँगा तो 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 बचेगा, इधर बच जाएगा आपका 6 बच जाएगा, ठीक है, ये माइनस भी होगा ना साथ में, ये देखो यहाँ पे 12.09 प्लस माइनस माइनस
13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो फिगर है आपका, ये ऑलमोस्ट आएगा आपका माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ठीक है, ये एनर्जी आएगी जो है, इतनी एनर्जी लेके जो है वो चला गया। अब इस एनर्जी को, ये कौन से ऑर्बिट की एनर्जी होगी, इसको जब हम निकालते हैं तो आप लोगों को पता होगा एनर्जी का क्वांटाइजेशन, कि किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी निकालने के लिए आप क्या काम करते हैं बच्चों, जो पहली एनर्जी स्टेट है, मतलब ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, ठीक है, जो ग्राउंड एनर्जी स्टेट है उसको आप n² से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास nth ऑर्बिट में आपको एनर्जी पता लग गई है ना, एनर्जी आपको पता लग जाएगी nth ऑर्बिट में, तो यहाँ से हम n² बराबर क्या लिख सकते हैं, E1/En लिख सकते हैं ना। और E1 की जगह क्या है बच्चों, E1 की जगह ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लगा देंगे जो कि होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और En हमने लगाया माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसी के बाद ये माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ऊपर तो है हमारे पास 13.6 और नीचे है लगभग 1.5। तो ये और जो आंसर जो है ना आपका ऑलमोस्ट 9 के अराउंड आएगा। 13.6 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 15 9 जा आपका 115 135 होता है, तो ये 1.5 है, और ऊपर देखो लगभग 13.5 है, तो ये लगभग 9 के बराबर आएगा। और यहाँ से जो मैं n की वैल्यू निकालूंगा वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो ना बच्चों। तो n बराबर थर्ड ऑर्बिट है ना, थर्ड ऑर्बिट हो गई। ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट में ये जाकर क्या होगा, पहुंच जाएगा। कोइंसिडेंटली मैंने थर्ड ऑर्बिट माना था और ये इत्तेफाक से आ भी गया है, तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको देखो, यह है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अबाउट इतना। ठीक है, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिला के, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब इसमें काइनेटिक भी शामिल है और इसमें पोटेंशियल भी शामिल है। तो टोटल एनर्जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या चलिए इस पेज पे लिख देता हूँ, ये देखो, टोटल एनर्जी किससे मिलके बनी होती है, टोटल एनर्जी मिलके बनी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है बच्चों, वो नियर अबाउट आ रहा है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है, वो भी एक्साइटेड स्टेट में, ध्यान रखना। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ बच्चों, जरा मेरे को बताओ, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n बराबर 2। ठीक है ना, यही तो मतलब हुआ, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को अपन क्या मानते हैं, n बराबर 1 मानते हैं, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को n बराबर 2 मानेंगे। तो ये हमारी n बराबर 2 सेकेंड ऑर्बिट में जो हमारी ये जो टोटल एनर्जी दे रखी है वो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। अब एक बात सुनो आप लोग, कि आपसे क्या कहा गया है उसको आप लोग देखिए। आपसे कहा गया है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इसी स्टेट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बाद में निकालेंगे, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं माइनस का kZ² अपॉन r। ठीक है ना, क्या लिखते हैं, माइनस का kZ² अपॉन r। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है k, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको अपन लोग लिखते हैं हाफ, ठीक है, हाफ kZ² अपॉन r। ठीक है, हाफ kZ² अपॉन r।
बच्चों ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव में होती है। अब ध्यान से देखो यार, ये भी के जेड स्क्वायर बाई आर है और ये भी के जेड स्क्वायर बाई आर है, ठीक है ना, ये भी के जेड स्क्वायर बाई आर है। तो क्या मैं यहाँ पर k इज इक्वल टू हाफ, इसको पोटेंशियल एनर्जी यू नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यू, ठीक है। और यू जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का जस्ट कैसा आ गई, डबल आ गई, ठीक है। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जस्ट डबल आ गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना आप लोग कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी सदैव माइनस में ही होती है, ठीक है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है। और जब मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालूंगा बेटे, मतलब ई निकालूंगा, ई टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो है हमारी वो ई है। इसको जब मैं निकालूंगा तो ध्यान से देखो, एक तो पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, है ना, एक तो क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को आपने लिखा है यू और काइनेटिक एनर्जी को आपने क्या लिखा है अभी, यहाँ से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा माइनस का 2k और ये प्लस का k। तो जब -2k में से प्लस का k निकालेंगे तो ये माइनस का k। इसका मतलब है कि यहाँ से हमको एक रिलेशन और पता लगा कि टोटल एनर्जी जो है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है और अपोजिट होती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी में हमारा जो है वो पॉजिटिव का साइन आता है, जबकि टोटल एनर्जी में हमारा किसका साइन आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। चलो, तो ध्यान रखना कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का कैसी है, जस्ट डबल है। अब हम यहाँ पर पहला जवाब देने में सक्षम है कि उसने कहा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इसी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो भैया इसी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, माइनस का 3.4 है ना। तो मेरे को यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो मैं ये इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। और इसी स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मेरे को जो टोटल एनर्जी दे रखी है वो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है ना। और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। इसी के बाद उसने हमसे क्या कहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इसी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डबल होती है। तो माइनस का 2 और काइनेटिक एनर्जी हमने कितनी निकाली है, 3.4। तो आंसर विल बी कितना हो जाएगा, माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस साइन आएगा, काइनेटिक एनर्जी में प्लस का आएगा और टोटल एनर्जी में भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या है, इसको देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द, ये आपको डायग्राम अवेलेबल है, इन द गिवन डायग्राम n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1। आपसे कहा है कि फाइंड आउट द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन निकाल के दिखाइए। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ठीक है, चौथे से तीसरे में जा रहा है क्या, या चौथे से पहले में आ रहा है, या तीसरे से दूसरे में जा रहा है, या दूसरे से तीसरे में जा रहा है, कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है उसको दिखाइए, ठीक है। विच रिजल्ट्स, जो कि आपको दे या प्रदान करे, इन द इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496 नैनोमीटर, ठीक है। बच्चों एक बात तो आपको पता ही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन जब हायर से लोअर में जंप करता है या लोअर से हायर में जंप करता है तो वो एक रेडिएशन या तो छोड़ता है ना, या वो रेडिएशन लेता है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ है तो उसमें उस एक इमिशन किया है, ठीक है, इमिशन किया है। और किस वेव का इमिशन किया है, कितनी वेवलेंथ का इमिशन किया है उसने, जो वेवलेंथ का इमिशन किया है वो 496 नैनोमीटर वेव का उसने जो है वो इमिशन किया है, ठीक है। तो बच्चों एक बात सुनो आप लोग ध्यान से कि ये इमिशन जो है एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों ये इमिशन। और बच्चों ये इमिशन जो हमारा दो एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर है, ठीक है,
तो दो आप लोगों को पता होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है तो वो एक इमिशन करता है, और उस इमिशन की वैल्यू शायद आप लोगों को पता हो। जैसे सपोज करो मैं इसको ई ई एक्स मान लेता हूँ, या ई दूसरे वाले को मैं ई वाई मान लेता हूँ। एक्स मैं हायर को दिखा रहा हूँ और वाई मैं लोअर को दिखा रहा हूँ। तो इस एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, वो एच न्यू के बराबर आना चाहिए, है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस एच न्यू के बराबर आना चाहिए, तो आप पहले एच न्यू की वैल्यू तो निकालो। तो एच की वैल्यू तो आपको पता होती है कि 6.64 10⁻⁻34, और न्यू कितना होता है, न्यू होता है सी बाई लैम्डा, है ना। न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸, और लैम्डा जो है हमारा, ठीक है, लैम्डा हमारा 496 नैनोमीटर, मतलब -9, ठीक है ना बच्चों। चलो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो सॉल्व तो आप लोगों को स्वयं ही करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका नियर अबाउट जो आंसर मिलेगा, अच्छा बच्चों मैंने यहाँ पर जितने भी यूनिट है वो सब ऐसा यूनिट लगाए, तो वैसे तो ये आंसर जूल में आ जाएगा, है ना। लेकिन जूल को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि 6.64 10⁻⁻34, ये हो जाएगा 3 × 10⁸, है ना। ये हो जाएगा 496 10⁻⁻9। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, मैं डिवाइड कर दूंगा इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से, है ना। इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये हमारा आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। अब देख लेना आप लोग कि ये 1.6 से ये लगभग 4 बार कटेगा, है ना। लगभग 16 चौक 64, 16 4 या 64। अगर मैं 6.4 को अप्रॉक्स में 6.4 मान लूँ तो ये लगभग वैसे ही कट जाएगा, है ना। उसी के बाद यहाँ पर देखो आप लोग कि ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, ठीक है। फिर जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू नियर अबाउट आपके पास आ जाएगी बच्चों। कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा या स्वयं भी कर लीजिएगा, बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो ये एनर्जी आपको मिलेगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास की एनर्जी जो है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि किसका इनमें से किसका डिफरेंस जो है, किसका डिफरेंस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आया है। तो अब देखो जिसका डिफरेंस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आया है वही ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। अच्छा अब एक बात सुनो आप, देखो n बराबर 1 आप याद कर लीजिए कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। दूसरा वाला जो है इसकी एनर्जी होती है हमारी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तीसरा वाला जो है इसकी एनर्जी होती है हमारी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो चौथा वाला होता है इसकी एनर्जी होती है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों अक्सर ये एनर्जी लेवल दे रखे होते हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन अगर ये नहीं दे रखे हैं तो आप याद कर लीजिए या आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। 13.6 को आप बारी बारी से डिवाइड करते जाइए, सबसे पहले 1 से डिवाइड कर दीजिए तो वही आ जाएगा, उसके बाद 2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मतलब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, उसी 13.6 को जब 3 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और जब 4 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनमें देखिए किनका किनका डिफरेंस जो है वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो बच्चों एक बात सुनो, अब अगर जैसे 13.6 में से अगर कुछ भी घटाऊं मैं, ठीक है, 13.6 में से देखो ये कितना है, ये लगभग 3.5 है, ठीक है, ये लगभग 1.5 है, ये लगभग ये तो 1 से भी कम है। तो 13.6 में जब मैं 3.5 घटाऊंगा तो क्या 2.5 आएगा, है 2.5 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं 13.5 में से जब 1.5 घटाऊंगा तो क्या 2.5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो 13.6 को तो इन्वॉल्व ही मत करो, इन्हीं में ही थोड़ा सा कोलैबोरेशन, थोड़ा सा रिलेशन बैठाल के देखो। अब देखो अगर 3.54 में से अगर आप 1.5 घटाते हैं, ठीक है, 3.4 है मान लो, ये इसको मोटा मोटा मैं अगर 3.5 ले लूँ, 3.5 में से अगर आप 1.5 भी घटाते हैं तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा, और वो भी कैसा मिलेगा, चाहे इसमें से इसे घटा लो चाहे इसमें से इसे घटा लो, दोनों केस में आंसर माइनस ही मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों केस में आंसर कैसा मिलेगा आपको, माइनस ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये कैसा है, प्लस है।
इमिशन जो हुआ है वो प्लस का एनर्जी दे रहा है। तो बच्चों क्या काम करिए आप लोग कि ये भी पॉसिबल नहीं है, इन दोनों को देखोगे, ठीक है, इन दोनों को अगर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो कैसा आएगा, वो आपका निगेटिव ही आएगा बच्चों। लेकिन अगर आप जरा जो n बराबर 4 मतलब E4 में, E4 कितना है, माइनस का 0.85, और जो आपका सेकंड वाला है, ठीक है, E सेकंड, ये है आपका माइनस का 3.4। अब आप जब E4 में से E2 निकालेंगे, तो जब आप E4 में से E2 निकालिएगा तो माइनस का 0.85 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हाँ, अब देखो बात बन जाएगी। 3.4 में से अगर 0.85 निकाला जाए तो 10 में से 5 गया 5, और इधर बच्चा 13 में से हट गया 5, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट, तो देख रहा बच्चों 4 सेकंड ये पॉसिबल है। 4 सेकंड जब हम लोग करके देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू ठीक इससे मैच हो रही है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन जो है n बराबर 4 से n बराबर 2 की तरफ जो है ट्रांजिशन कैसा हो पा रहा है, वो पॉसिबल हो पा रहा है। समझ रहे हो ना बच्चों बात के लिए। उसके बाद इसने ये कहा है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन से ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो मैं बच्चों आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे, सेकंड वाले से। सेकंड वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, सेकंड वाला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह हम लोग रखेंगे सी बाई लेमडा। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कैसा होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। तो इसमें इन सब को डिफरेंस आप इस तरीके से सेट करिए। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, उसने कहा है कौन सा ट्रांजिशन ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। तो बेटे वेवलेंथ मैक्सिमम कब होगी, वेवलेंथ मैक्सिमम तब होगी जब ये एनर्जी जो है वो सबसे कम हो, मतलब दो ट्रांजिशन का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो सबसे कम आए, ठीक है। तो 13.6 को तो इन्वॉल्व करो ही मत, क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और 13.6 में से कुछ भी घटाओगे तो वो 11, 12 और इसी के आसपास जो है वो ऐसा आता रहेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि विच ट्रांजिशन करस्पॉन्ड टू द एमिशन, कौन सा ट्रांजिशन जो है इमिशन के लिए सुटेबल रहेगा जिसमें आपका मैक्सिमम वेवलेंथ रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर n बराबर 4 से n बराबर 3, देखो जरा चेक करो, n बराबर 4 से n बराबर 3, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ कि n बराबर 4, n बराबर 4 कितना है, वहाँ पर एनर्जी कितनी है 0.85, और n बराबर 3, और यहाँ पर एनर्जी कितनी है 1.5 है, ठीक है, 1.5 के आसपास है। तो इनका जो डिफरेंस निकलेगा, ठीक है, n बराबर 4 से n बराबर 3 का जो डिफरेंस निकलेगा, इसमें आपकी एनर्जी मिनिमम आ जाएगी। इनका डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ पे जब आप रखोगे इधर 1.5, तो ये माइनस माइनस प्लस 1.5 हो जाएगा 1.5, और 1.5 में से जब आप 0.85 निकालेंगे, जी हाँ बिल्कुल, n बराबर 4 से n बराबर 3 का जो ट्रांजिशन है आप लोग चेक करिएगा, इसमें एनर्जी का जो डिफरेंस है वो मिनिमम आया, और कितना आया ये भी बता देता हूँ, 0.85 जब लिखूंगा मैं यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट 1.51 होता है, ठीक है, पूरा अगर लिखें तो 85 हुआ यहाँ पे, 10 में से सॉरी 11 में से 5 गया 6 बचेगा, और 14 में से 8 गया 6 बचेगा, 0.66, ठीक है, कितना हुआ 0.66। तो 0.66 जो है वो हमारा मिनिमम एनर्जी हुई, और मिनिमम एनर्जी के कारण ये जो है हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ को क्या करेगा बच्चों, वो इमिट कर देगा, ठीक है ना। समझ में आया ना बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों। चलो अब एक आखिरी सवाल, इसको हम लोग जो है वो देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बेटे हम लोग। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 10 किलोग्राम सैटेलाइट, एक 10 किलोग्राम का सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, एक 10 किलोग्राम का सैटेलाइट है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ऑर्बिट्स पे चक्कर लगा रहा है, और ध्यान रखना इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 आवर्स बताया गया है, ठीक है, कितना बताया गया बच्चों, 2 आवर्स बताया गया टाइम पीरियड। उसके बाद ये कहा है
कि जिस रेडियस में ये चक्कर लगा रहा है, जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसकी रेडियस जो है वो 8000 किलोमीटर के आसपास की दे रखी है। ठीक है, एक बात, एज्यूमिंग दैट बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट, अब देखो क्या क्वेश्चन जबरदस्त है। वो कह रहा है कि बोर का एंगुलर मोमेंटम का सिद्धांत यहाँ पर लगाइए, अप्लाइज टू दिस सैटेलाइट। इस सैटेलाइट पर ऐसा मानिए कि बोर का भाई प्रिंसिपल क्या था, बोर का प्रिंसिपल था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और यहाँ कौन घूम रहा है, यहाँ पर सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ। तो अर्थ को न्यूक्लियस मान लो और उस सैटेलाइट को क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन मान लो। तो वही कह रहा है कि वही प्रिंसिपल आप लगा दीजिए, और उसके बाद कह रहा है कि इट जस्ट एज इट डज टू एन इलेक्ट्रॉन इन दी हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल हाइड्रोजन एटम में जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसके चारों तरफ, वैसे ये भी सैटेलाइट भी मूव कर रहा है। कह रहा है फाइंड अ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कौन सी होगी ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट की क्वांटम नंबर जो है वो कौन सी होगी। तो देखो बोर का पोस्टुलेट क्या था, बोर का पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, उन्हीं ऑर्बिट्स पे मूव कर सकता है जहाँ उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर हो, है ना, वही तो कर सकता है मूव। तो यहाँ से आप लोग n की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग 2πmv, और ये इसको इधर भेज दिया और NH को अपॉन में नीचे ले आए, सॉरी n तो चला ही गया है, ठीक है, n तो उधर ही है ना, इसको देखो फिर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, देखो mvr और ये 2π इधर चला गया, ठीक है ना, h को अपॉन नीचे ले आए, ठीक है, h को नीचे ले आए, बराबर में क्या बचेगा, n बचेगा। तो n बराबर, ठीक है, मास ऑफ सैटेलाइट यहाँ पर दे रखा है क्या, मास ऑफ सैटेलाइट अगर देखें तो बिल्कुल दे रखा है 10 किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ पर m की जगह 10 किलोग्राम ले लेते हैं, ठीक है। और v दे रखा है क्या, वेलोसिटी कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, कि कितनी डिस्टेंस कितने समय में लगा रहा है, तो डिस्टेंस जो लगा रहा है वो 2πr लगा रहा है ना, सरकमफेरेंस के बराबर लगा रहा होगा, और टाइम कितना है, टाइम 2 आवर्स का है, तो ये भी हम यहाँ से रख लेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा r, और ये हो गया 2π, और ये हो गया हमारा h, ठीक है ना। अब देखो बच्चों आगे रखता हूँ मैं, n बराबर ये तो 10 हो गया, ठीक है, 2, और ये हो गया हमारा कितना, यहाँ पे 2π हो गया, ठीक है, और r कितना हो गया बच्चों, r हो गया हमारा, दे रखा है क्या r क्वेश्चन में, 8000 किलोमीटर। तो 8000 किलोमीटर मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। किलोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ, तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी रेडियस उतनी ही रहेगी, 800 × 10⁻3, ये हो जाएगा हमारा इधर 2π फिर से, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया हमारा 2π। और उसी के बाद यहाँ पर बच्चों हम लगाएंगे टाइम पीरियड जो कि 2 घंटे है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में 7200 सेकंड हो जाएंगे, और ये h की वैल्यू 6.64, ठीक है, 10⁻⁻34 हो जाएगी। कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, कैलकुलेशन का क्या सीन है, तो कैलकुलेशन को आप लोग देखिए कि ये 2 से 2 काट देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, 2 से 2 काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें अगर कि ये बचा 36, है ना, 36 बचा, 36 बचा, और ये बचा 2, तो 2 से जब मैं 36 काटूंगा तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा कितना हो गया, 16 हो गया। पाई और पाई की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट 9 के आसपास आएगी वैल्यू, ऑलमोस्ट 9 के आसपास आएगी। और पावर देख लीजिए, 3 पावर ये हैं, 3 पावर ये हो गई 6, और एक ये पावर हो गई 7, है ना, 7 हो गई, और 3 3 6, और एक ये 7, और 2 पावर इसकी हो गई, ठीक है, तो 7 और 2 कितना हुआ, 9, और ये हो जाएगा 10⁻⁹। अपॉन में कितना लिखा है, अपॉन में लिखा है बच्चों ये 18 हो गया हमारा, ठीक है, 18 हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया हमारा 6.8,
64 और ये माइनस का हो गया 34। ठीक है, ये इस तरीके से माइनस का 34 हो गया। बच्चों जब 34 को जब ऊपर लेके चलेंगे आप लोग, देखो 34 को जब ऊपर लेके जाओगे तो 34 हमारा किसका हो जाएगा, 34 हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, 34 प्लस का हो गया। और 34 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43। ठीक है, तो ये हम लोग काफ़ी क्लोज पहुंच रहे हैं आंसर के। मैं बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा जगह बची नहीं है। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 9 × 8 और ये हो जाएगा 10⁻43 और ये हो जाएगा हमारा 18 हो गया और ये 6.64 हो गया। जब आप बच्चों इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस वैल्यू को सॉल्व कर रखा है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, n = 5.3 × 10⁻45। ठीक है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।